प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सब विदित हैं कि SIHF प्रभु के माध्यम से हम लोग प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए विभिन्न माध्यमों से सभी स्वास्थ्य अमलों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक ANC चेकअप के लिए बुकलेट तैयार किया हुआ है, जिससे हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, VHND में और बाकी सब संस्थानों में ANC की क्वालिटी जांच कर सकें और जो गर्भवती माताएं हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों में लाभ के लिए आते हैं उनको संपूर्ण लाभ प्रदान कर सकें। इसी बुकलेट में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो शामिल किया है वह है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के का मैनेजमेंट और उनको सही समय पर उचित इलाज देकर उनका मैनेजमेंट किया जाना। इसमें हम लोगों ने सभी 29 प्रकार की जो HRPs हैं उनके अलग अलग डिस्क्रिप्शन करके रखे हैं। यह बहुत ज़्यादा, ये जो बुकलेट है ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव ना हो, इसलिए हम लोगों ने इसको 3 भाग में किया है, जिससे आप जब भी इसका अवलोकन करें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय लेने वाला प्रतीत ना हो। सब जानते हैं कि ANC के चेकअप में अगर हमने HRP के समस्त बिंदुओं का अध्ययन किया और उस पर अगर उसके अनुसार ANC प्रकरणों की समीक्षा की तो हम गुणवत्तापूर्ण NS के साथ ही हम अपने यहाँ आने वाली सभी जो हितग्राही हैं उनको उचित इलाज का प्रबंधन करके अपने जिले में, अपने प्रदेश में होने वाली जो मातृ मृत्यु हैं उनको हम लोग रोक सकेंगे। ये जो हमने जो बुकलेट तैयार किया है इसका लिंक हमने यहाँ से अटैच करके रखा हुआ है, आप उसमें से उस बुकलेट को डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके संबंध में जो ये वीडियो है इसके संबंध में अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव हम लोगों को देना चाहेंगे आप लोग, तो आप उसमें लिंक में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि हमारा प्लान है कि हम आगे चल के ऐसी सामयिक विषयों पर आप लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाएं। तो अगर आप लोगों का कोई सुझाव होगा तो हमें जरूर अवगत कराएं, जिससे हम आगामी जो हमारे कड़ी हैं उसमें और अच्छे वीडियो आपको तैयार करके दे सकें, जिससे हम प्रदेश की जनता को उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। आइए प्रेगनेंसी के समय के हाई रिस्क सिम्टम्स को डिटेल में जानते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम ज़रूरी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे सामने है एक गाइड जो खास तौर पर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों हमारी ANM बहनों और CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स उनके लिए बनाई गई है। जी हाँ, ये गाइड मदद करती है गर्भावस्था से जुड़े उन खतरों को पहचानने में जिन्हें हम उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था या हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है, उन 29 संकेतों को समझना जिन पर अगर आप कह सकते हैं समय पर ध्यान न दिया जाए तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सही कहा, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये असल में जीवन बचाने वाली जानकारी है। इस गाइड में जो ये 29 बिंदु दिए गए हैं, ये वो खतरे की घंटियां हैं जिन्हें सही समय पर सुनना और समझना बहुत जरूरी है। सही। अगर पहचान में जरा भी देर हुई तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं, यहाँ तक कि मातृ मृत्यु भी। ओह। हमारा मकसद सिर्फ इन संकेतों को जानना नहीं है, बल्कि इनके पीछे का जो जोखिम है उसे समझना है और सबसे जरूरी समय पर सही कदम उठाना है। हाँ, कदम उठाना। और इसमें हमारी ANM यानी सहायक नर्स मिडवाइफ और CHO यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उन स्थितियों से जो गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर सीधा और गंभीर असर डाल सकती हैं। शायद इनको हम पहले समूह में रख सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। वो स्वास्थ्य समस्याएं जो गर्भावस्था को शुरू से ही जोखिम भरा बना देती हैं। इसमें सबसे पहला जिक्र है गंभीर रक्त की कमी, सिवियर एनीमिया का। हाँ, और गंभीर का यहाँ समझना जरूरी है जब हीमोग्लोबिन का स्तर 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से भी कम हो जाए। 7 से कम?
अच्छा। जी, खून की इतनी कमी माँ के शरीर को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। इससे आप देखिए प्रसव के दौरान या बाद में भारी रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है, ओ हाँ। संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और माँ की जान भी जा सकती है। और सिर्फ माँ ही नहीं, ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी बहुत बुरा असर डालता है। अच्छा, यानी खून की कमी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अब अगला है गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप, PIH जिसे कहते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH। हाँ, ये भी एक बहुत कॉमन है, लेकिन उतना ही खतरनाक। अच्छा। इसमें होता क्या है कि गर्भावस्था के दौरान महिला का ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg या उससे ज्यादा हो जाता है। और अगर इसे नियंत्रित ना किया जाए तो ये फिर प्री एक्लैम्सिया में बदल सकता है, जिसमें यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, सूजन होती है। हाँ, सूजन तो दिखती है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक है एक्लैम्सिया, जिसमें माँ को दौरे पड़ने लगते हैं। दौरे? ओ। हाँ, और ये स्थिति माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दौरे पड़ना तो वाकई बहुत गंभीर स्थिति है। इसी तरह क्या गर्भावधि मधुमेह मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, GDM, ये भी एक बड़ा खतरा है? निश्चित रूप से। ये वो मधुमेह है जो सिर्फ गर्भावस्था के दौरान होता है। अच्छा, सिर्फ प्रेगनेंसी में? हाँ, और अगर माँ का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता तो बच्चे का वजन सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। बच्चे का वजन? हाँ, जिसे मैक्रोसोमिया कहते हैं। अब इससे क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है, सिजेरियन का खतरा बढ़ जाता है और जन्म के बाद बच्चे को भी सांस लेने में दिक्कत या शुगर कम होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन कुछ संक्रमण भी हैं शायद जो पहले से मौजूद हों और गर्भावस्था को जोखिम भरा बना दें, जैसे HIV पॉजिटिव होना। कि अच्छी बात यह है कि सही डॉक्टरी सलाह, एंटी रेट्रोवायरल दवाएं यानी ART और प्रसव के दौरान विशेष सावधानियों से इस खतरे को काफी हद तक, मतलब बहुत कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। हाँ, काफी हद तक। इसीलिए इसकी पहचान और सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। और सिफिलिस, ये भी तो एक यौन संचारित संक्रमण है। जी, और ये गर्भावस्था में बहुत खतरनाक हो सकता है। सिफिलिस गर्भ में पल रहे बच्चे को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। क्या तरह का नुकसान? इसमें जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं, बच्चा समय से पहले जन्म ले सकता है या यहाँ तक कि मृत जन्म, मतलब स्टिल बर्थ भी हो सकता है। ओह। लेकिन अच्छी बात यह है कि गर्भावस्था की शुरुआत में ही अगर जांच हो जाए और पेनिसिलिन इंजेक्शन से इसका इलाज संभव है। अच्छा, इलाज है इसका? जी, इसी तरह क्या अन्य यौन संचारित संक्रमण मतलब STD जैसे गोनोरिया, क्लेमाइडिया वगैरह भी खतरनाक हो सकते हैं? बिल्कुल। ये संक्रमण भी समय से पहले पानी की थैली फटने, जिसे प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं, या समय से पहले प्रसव और जन्म के बाद बच्चे में आंख या फेफड़ों के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था के दौरान इनकी भी जांच और इलाज महत्वपूर्ण है। संक्रमण की बात चली रही है तो गाइड में TB, ट्यूबरक्यूलोसिस और मलेरिया का भी जिक्र है। हाँ, क्योंकि ये भी गंभीर हो सकते हैं। अगर माँ को सक्रिय TB है तो वो माँ के स्वास्थ्य को तो गंभीर रूप से प्रभावित करती ही है, कुपोषण वगैरह, और अगर फेफड़ों की TB है तो वो बच्चे को भी प्रभावित कर सकती है। और मलेरिया? गर्भावस्था में मलेरिया, खासकर वो जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से होता है, वो बहुत खतरनाक है। गंभीर एनीमिया कर सकता है, गर्भपात हो सकता है, समय से पहले प्रसव और यहाँ तक कि माँ की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हे भगवान। और हेपेटाइटिस B, पीलिया का क्या असर होता है? हेपेटाइटिस B से पीड़ित माँ से बच्चे में जन्म के समय संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जन्म के समय? हाँ, लेकिन अगर जन्म के तुरंत बाद, मतलब 24 घंटे के अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस B का टीका और इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया जाए तो इस संक्रमण को लगभग पूरी तरह रोका जा सकता है। इसलिए माँ की जांच जरूरी है। अच्छा, ये तो बचाव हो सकता है। इसके अलावा थायराइड की समस्या और खून की आनुवंशिक बीमारियां जैसे सिकल सेल या थैलेसीमिया भी सूची में है। जी, थायराइड हार्मोन का असंतुलन, चाहे वो हाइपोथायराइड हो, मतलब हार्मोन कम बनना, या हाइपरथायराइडिज्म यानी हार्मोन ज्यादा बनना, दोनों ही माँ और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चे पर क्या असर होता है? ये बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है, खासकर दिमाग के विकास को। ओहो। और सिकलिंग या थैलेसीमिया? ये खून की बीमारियां हैं। इनमें गर्भावस्था के दौरान गंभीर एनीमिया का खतरा और बढ़ जाता है और माँ को विशेष देखभाल, बार बार खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। और आखिर में इस पहले समूह में अन्य गंभीर पुरानी बीमारियां भी शामिल हैं, जैसे मिर्गी, दमा, कुष्ठ रोग या हृदय रोग। जी, मतलब कोई भी पहले से चली आ रही गंभीर बीमारी,
क्योंकि गर्भावस्था अपने आप में शरीर पर एक अतिरिक्त दबाव डालती है। हाँ, वो तो है। तो इन बीमारियों का प्रबंधन, उनकी दवाइयां गर्भावस्था के दौरान बदलनी पड़ सकती हैं और इसमें विशेषज्ञ मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख अनिवार्य हो जाती है। सही। तो ये जो पहली 12 स्थितियां हमने गिनी, इन सभी में जैसा कि गाइड में स्पष्ट लिखा है, पहचान होते ही महिला को तुरंत उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर करना बेहद जरूरी है, बिना देरी के। तुरंत रेफरल, बिल्कुल। तो ये थी वो स्वास्थ्य स्थितियां जो गर्भावस्था को उच्च जोखिम वाला बना सकते हैं। अब जरा दूसरे समूहों की बात करते हैं, यानी वो जोखिम जो महिला की पिछली गर्भावस्थाओं के इतिहास या फिर उसकी उम्र से जुड़े हैं। जी। इसमें पहला है पहले सिजेरियन ऑपरेशन हुआ हो। हाँ, अगर पिछला प्रसव सी सेक्शन से हुआ है तो अगली गर्भावस्था में कुछ खास जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि सबसे गंभीर खतरा है गर्भाशय फटने का, यूट्राइन रप्चर का, खासकर अगर प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए। ओह। इसके अलावा प्लेजेंटा यानी वो नाल जिससे बच्चे को पोषण मिलता है, उससे जुड़ी समस्याएं जैसे प्लेजेंटा प्रीविया या प्लेजेंटा एक्रीटा का खतरा भी बढ़ जाता है। प्लेजेंटा एक्रीटा वो क्या है? उसमें प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में बहुत गहराई तक चिपक जाता है और डिलीवरी के बाद आसानी से नहीं निकलता, जिससे बहुत ज्यादा खून बह सकता है। बाप रे। हाँ, इसीलिए ऐसे मामलों में अस्पताल में ही प्रसव कराना जरूरी होता है, जहां ऑपरेशन की सुविधा हो। और अगर किसी का बार बार गर्भपात हुआ हो या जिसे कहते हैं खराब प्रसूति इतिहास, बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, BOH रहा हो। खराब प्रसूति इतिहास या BOH, इसका मतलब है पिछली गर्भावस्थाओं में बार बार कोई ना कोई समस्या आना, जैसे 3 या उससे ज्यादा बार लगातार गर्भपात हो जाना। 3 बार? अच्छा। हाँ। या पहले मृत बच्चे का जन्म होना या जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो जाना। ऐसा इतिहास ये बताता है कि अगली गर्भावस्था में भी समस्या होने की आशंका ज्यादा है और इसके पीछे के कारणों की जांच करना और फिर विशेष देखभाल करना जरूरी हो जाता है। इसी से जुड़ा अगला बिंदु है मृत जन्म या गर्भ में ही मृत्यु हो जाना, इंट्रायूट्राइन डेथ, IUD का इतिहास। हाँ, अगर किसी महिला की पिछली गर्भावस्था में 28 हफ्ते के बाद बच्चे का जन्म मृत हुआ था या गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये बहुत ही दुखद होता है। हाँ, बहुत दुखद। और अगली गर्भावस्था में भी इसके कारणों का पता लगाना और अतिरिक्त सावधानी बरतना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं उम्र से जुड़े जोखिमों पर। कम उम्र में पहली बार मां बनना, मतलब 16 वर्ष से कम, ये क्यों जोखिम भरा है? देखिए, 16 साल से कम उम्र में लड़की का शरीर मां बनने के लिए पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। किशोरावस्था में अक्सर पोषण की कमी भी होती है, जिससे एनीमिया और बच्चे का कम वजन होने की आशंका ज्यादा होती है। साथ ही शारीरिक अपरिपक्वता के कारण प्रसव में जटिलताएं जैसे रुकावट आना या फिर उच्च रक्तचाप यानी PIH का खतरा भी बढ़ जाता है। और सामाजिक और मानसिक रूप से भी देखा जाए तो लड़की मां बनने की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होती। सही कहा। और दूसरी तरफ अधिक उम्र में पहली बार मां बनना, मतलब 35 वर्ष से अधिक, ये भी जोखिम भरा माना जाता है। हाँ, 35 साल की उम्र के बाद अगर कोई महिला पहली बार मां बन रही है तो उसमें भी कुछ जोखिम थोड़े बढ़ जाते हैं। क्या जोखिम? इनमें उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है, गर्भावधि मधुमेह यानी GDM का खतरा ज्यादा होता है, और एक और महत्वपूर्ण बात, बच्चे में कुछ आनुवांशिक असामान्यताओं जैसे डाउन सिंड्रोम का खतरा भी उम्र के साथ बढ़ता है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम का खतरा। जी। एक और बिंदु है 4 या अधिक बार गर्भधारण करना, जिसे ग्रैंड मल्टीपारा कहते हैं। हाँ, जिन महिलाओं के 4 या उससे अधिक बच्चे हो चुके होते हैं, उनमें भी कुछ जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? माना जाता है कि बार बार गर्भधारण से गर्भाशय थोड़ा कमजोर हो सकता है, उसकी मांसपेशियां उतनी अच्छी तरह सिकुड़ नहीं पाती। इससे प्रसव के बाद भारी रक्तस्राव, जिसे पोस्टपार्टम हेमोरेज या PPH कहते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है। PPH का खतरा? हाँ, और बच्चे की स्थिति असामान्य होने जैसे आड़ा या उल्टा होना या प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं होने की आशंका भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये थे पिछले इतिहास और उम्र से जुड़े जोखिम। अब आते हैं तीसरे और अंतिम समूह पर, यानी वो जटिलताएं जो वर्तमान गर्भावस्था की जांच के दौरान सामने आ सकती हैं। जी। इसमें पहला जिक्र फिर से किशोर गर्भावस्था, टीनेज प्रेगनेंसी का है। ये तो पहले भी आया था। जी, यहाँ शायद जोर इस बात पर है कि जांच के दौरान, मतलब जब ANM या CHO जांच कर रही हैं और उन्हें पता चले कि गर्भवती किशोरी है, खासकर 16 वर्ष से कम, तो उसे तुरंत उच्च जोखिम में मानना है, भरा बनाते हैं। समझ गए। अगला है तेज बुखार, हाई फीवर। गर्भावस्था में तेज बुखार आना, इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
ये किसी न किसी संक्रमण का संकेत हो सकता है। कैसा संक्रमण? हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई हो, मलेरिया हो या कोई और गंभीर संक्रमण हो। और संक्रमण माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ये समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू कर सकता है या गर्भ में बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, बुखार तो ध्यान देने वाली बात है। और अगर जांच में, मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में, शिशु में जन्मजात विकृति का संदेह हो? हाँ, आजकल अल्ट्रासाउंड जांच से गर्भ में ही बच्चे की कई शारीरिक बनावटों की जानकारी मिल जाती है। अगर किसी विकृति का, जैसे मान लीजिए हृदय की बनावट में कोई समस्या है या रीढ़ की हड्डी में कोई दोष है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या कोई और गंभीर असामान्यता का संदेह होता है, तो ऐसे मामलों में विशेषज्ञ की राय लेना और आगे की जांच और प्रबंधन की जरूरत होती है। और प्रसव भी ऐसे अस्पताल में प्लान करना चाहिए जहां नवजात शिशु की विशेष देखभाल, मतलब NICU की सुविधा हो। सही। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है माँ का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होना। ये क्यों मायने रखता है? ये थोड़ा समझने वाला है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और पिता का RH पॉजिटिव है, तो संभावना है कि बच्चा RH पॉजिटिव हो। ठीक है। पहली गर्भावस्था में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रसव के समय या उसके बाद जब बच्चे का थोड़ा खून माँ के संपर्क में आता है, तो माँ के शरीर में उस RH पॉजिटिव खून के खिलाफ एंटीबॉडीज बन सकती हैं। एंटीबॉडीज? हाँ, ये एंटीबॉडीज फिर अगली गर्भावस्था में अगर बच्चा फिर RH पॉजिटिव हुआ, तो प्लेसेंटा के रास्ते बच्चे के खून में जाकर उसकी लाल कोशिकाओं को नष्ट कर सकती हैं। ओह, तो इससे क्या होता है? इससे बच्चे में गंभीर एनीमिया और पीलिया हो सकता है, जिसे हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न कहते हैं। ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसका बचाव कैसे होता है? इससे बचाव के लिए ही गर्भावस्था के दौरान लगभग 28वें हफ्ते में और प्रसव के 72 घंटे के अंदर मां को एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये उन एंटीबॉडीज को बनने से रोकता है। अच्छा, ये इंजेक्शन बहुत जरूरी है? हाँ, अगर मां RH नेगेटिव है तो। बच्चे की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, जैसे बच्चे की असामान्य स्थिति, मतलब ब्रीच या ट्रांसवर्स? हाँ, सामान्यतः प्रसव के समय बच्चे का सिर नीचे की तरफ होता है, जिसे सेफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे सही पोजीशन है। लेकिन अगर बच्चा उल्टा है, यानी उसके पैर ये कूल्हे नीचे की तरफ हैं, उसे ब्रीच कहते हैं, या फिर वो गर्भाशय में आड़ा लेटा हुआ है, उसे ट्रांसवर्स कहते हैं। हाँ। तो सामान्य योनि प्रसव बहुत मुश्किल या असंभव हो सकता है। माँ या बच्चे को चोट लगने का खतरा रहता है। ऐसे में अक्सर सिजेरियन ऑपरेशन की ही जरूरत पड़ती है। अच्छा, और सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन CPD का क्या मतलब है? ये नाम तो बड़ा कठिन है। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है, पर मतलब सीधा सा है। सेफेलो मतलब सिर, पेल्विक मतलब माँ की श्रोणी या कूल्हे की हड्डी का रास्ता, डिस्प्रोपोर्शन मतलब अनुपात सही न होना। अच्छा, सिर और रास्ते का अनुपात। बिल्कुल, यानी या तो बच्चे का सिर माँ के पेल्विस के रास्ते से बड़ा है, या पेल्विस का आकार ही सामान्य से छोटा या असामान्य है। नतीजा ये होता है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के रास्ते से बाहर नहीं आ पाता और प्रसव में रुकावट आ जाती है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। ओह, ये भी खतरनाक है। हाँ, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसकी पहचान प्रसव के दौरान या कई बार उससे पहले जांच से भी हो सकती है। जुड़वा या एकाधिक गर्भावस्था, मतलब ट्विन्स या मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये भी जोखिम भरी होती है? हाँ, बिल्कुल। जब गर्भ में एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो माँ के शरीर पर जाहिर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। हाँ, सही बात है। इससे समय से पहले प्रसव होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। बच्चों का वजन कम होने, लो बर्थ वेट की आशंका ज्यादा होती है। माँ में एनीमिया, PIH और प्रसवोत्तर रक्तस्राव PPH का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कई सारे जोखिम एक साथ। जी हाँ। माँ का कद छोटा होना, मतलब 140 सेंटीमीटर या 4.5 फीट से कम, ये भी एक जोखिम कारक बताया गया है। हाँ, ऐसा माना जाता है। हालांकि हमेशा सच नहीं होता, पर माना जाता है कि जिन महिलाओं का कद बहुत कम होता है, उनका पेल्विस भी संकरा हो सकता है। अच्छा, पेल्विस संकरा होने का शक। हाँ, जिससे CPD यानी सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन और प्रसव में रुकावट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। अगर गर्भावस्था लंबी खिंच जाए, मतलब 42 सप्ताह से अधिक की हो जाए, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी? देखिए, गर्भावस्था सामान्यतः 40 हफ्ते की मानी जाती है। अगर 42 हफ्ते पूरे होने के बाद भी प्रसव नहीं होता, तो इसे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें चिंता की बात यह है कि प्लेसेंटा, जो बच्चे को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है, उसकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। प्लेसेंटा बूढ़ा होने लगता है? हाँ, कह सकते हैं। इससे बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण की कमी हो सकती है। एमनियोटिक द्रव यानी बच्चे के चारों तरफ का पानी,
वो भी कम हो सकता है। और कई बार बच्चे का आकार ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे प्रसव में दिक्कत आ सकती है। ओ, अब आते हैं 28वें बिंदु पर। इसमें लिखा है AFI की समस्याएं, लेकिन उदाहरण दिए हैं सूजन, पीलिया और प्लेसेंटा का अलग होना, APH। इसे कैसे समझें? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, यहाँ थोड़ी स्पष्टता की जरूरत है। AFI का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये गर्भ में बच्चे के चारों ओर जो पानी होता है उसकी मात्रा का एक माप है। अच्छा, पानी की मात्रा। हाँ, और इसकी कमी या अधिकता, जो कि अगला बिंदु भी है, वो अपने आप में एक जोखिम है। लेकिन यहाँ जो उदाहरण दिए हैं, सूजन, ईडिमा, पीलिया, जॉन्डिस और प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना, एंटीपारम हेमरेज APH, ये खुद में बहुत गंभीर खतरे के संकेत हैं। मतलब ये AFI से सीधे जुड़े नहीं हैं। जरूरी नहीं, ये अलग अलग गंभीर स्थितियां हैं। जैसे पैरों या चेहरे पर अत्यधिक सूजन, ये PIH या किडनी की समस्या का लक्षण हो सकती है। पीलिया लिवर की कोई गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। और APH यानी प्रसव से पहले योनि से रक्तस्राव होना, खासकर अगर प्लेसेंटा अपनी जगह से हट गया हो, जिसे अब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इमरजेंसी? जी हाँ, जिसमें माँ और बच्चे की जान को तत्काल खतरा होता है। तो इन सभी लक्षणों पर तुरंत ध्यान देने और तुरंत रेफर करने की जरूरत है। ठीक है। और आखिरी 29वां बिंदु, एमनियोटिक द्रव की कमी या अधिकता, ओलिगोहाइड्रैमनियोस, पॉलीहाइड्रैमनियोस। हाँ, ये सीधा AFI से जुड़ा है। जैसे मैंने कहा, AFI यानी एमनियोटिक द्रव की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये द्रव बहुत कम हो जाता है, उसे ओलिगोहाइड्रैमनियस कहते हैं। अच्छा, ओलिगो मतलब कम? हाँ, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि बच्चे के गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या उसके विकास में कोई कमी है, या प्लेसेंटा में कोई समस्या है। और अगर ज्यादा हो तो पॉलीहाइड्रैमनियोस? हाँ, पॉलीहाइड्रैमनियोस। अगर ये द्रव बहुत ज्यादा हो तो ये माँ में GDM का संकेत हो सकता है, या बच्चे में कुछ जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं, जैसे खाने की नली का ठीक से ना बनना, या कोई संक्रमण भी हो सकता है। दोनों स्थितियों में, चाहे पानी कम हो या ज्यादा, विशेष निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो ये थे वो 29 अलार्म सिग्नल्स, या कहें खतरे की घंटियां। इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है? हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है तत्काल कार्रवाई, एक्शन। जैसे ही इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा लक्षण किसी गर्भवती महिला में दिखाई दें, उसे तुरंत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ये पहला कदम है। ठीक है, श्रेणीबद्ध कर दिया। फिर पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी है बिना किसी देरी के उसे नजदीकी उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर करना। उच्च स्वास्थ्य केंद्र मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सिविल अस्पताल या जिला अस्पताल, ऐसी जगह जहां विशेषज्ञ डॉक्टर हों, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और बेहतर जांच व इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हों। और रेफर करते समय ये ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि रेफरल पर्ची पर कारण स्पष्ट लिखा हो। बिल्कुल। सही दस्तावेजीकरण मतलब डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड रखना फॉलोअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जहां महिला को भेजा जा रहा है वहां के डॉक्टर या स्टाफ को तुरंत पता चल जाए कि क्या समस्या है और क्यों रेफर किया गया है। लेकिन सार यही है, मूल मंत्र यही है, समय पर पहचान और समय पर रेफरल। इसमें की गई जरा सी भी देरी माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकती है। हर मिनट कीमती है। सचमुच, हर मिनट कीमती है। बिल्कुल। आज हमने उन 29 महत्वपूर्ण संकेतों को समझा जो किसी भी गर्भावस्था को उच्च जोखिम वाला बना सकते हैं। और ये जानकारी सिर्फ हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, हमारी ANM और CHO के लिए ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है हम सभी के लिए जानना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। इससे हम अपने समुदाय में, अपने आस पड़ोस में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो गर्भवती महिलाओं की मदद कर सकते हैं, उन्हें सही सलाह दे सकते हैं। ये वास्तव में एक सामुदायिक जिम्मेदारी है। हर माँ, हर बच्चा अनमोल है। इन जोखिमों को पहचानने की क्षमता और सही समय पर मदद पहुंचाने की जो व्यवस्था है, वो हमें कई जाने बचाने में मदद कर सकती है। सही। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, जैसा मैंने शुरू में कहा था। ये गर्भावस्था के दौरान देखभाल और सतर्कता का एक पूरा ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है, जिसे हर जांच के दौरान, हर संपर्क के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद हम सबके लिए सोचने वाली बात शायद ये है कि हम अपने स्तर पर, अपने समुदाय में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इस जानकारी का कैसे उपयोग कर सकते हैं। क्या हमें अपने इलाके की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, रेफरल सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी है
कि जरूरत पड़ने पर हम किसी को सही मार्गदर्शन दे सकें, किसी की मदद कर सकें। ये वाकई सोचने वाला सवाल है, क्योंकि जानकारी होना तो पहला कदम है, पर उस जानकारी पर सही समय पर अमल करना, एक्शन लेना, वही असली चुनौती है और उसी में सफलता है। सही कहा। और जैसा कि इस गाइड के अंत में भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। सही। छत्तीसगढ़ की महतारी हम सबों की जिम्मेदारी। बहुत खूब। धन्यवाद।